हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सब्जेक्ट भारत की विदेश नीति इंडियन फॉरेन पॉलिसी वाला सब्जेक्ट है। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 से हमारा जो सबसे पहला लेसन होगा उसके बारे में। तो यूनिट नंबर 1 में हमारा सबसे पहला लेसन दिया गया है भारत की विदेश नीति, उसका अर्थ बताइए, उसके निर्धारक तत्व और उसका मूल्यांकन कीजिए। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं क्योंकि हर बार रिपीट होता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इसमें से आता ही आता है। यानी कि जो भारत की विदेश नीति है, तो भारत की विदेश नीति का अर्थ बताइए, भारत की विदेश नीति के जो है उद्देश्य क्या है, ठीक है, उसके तत्व क्या है, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पूरे लेसन को अच्छी तरीके से समझेंगे कि भारत की विदेश नीति होती क्या है ना। भारत की विदेश नीति क्या है, इसके निर्धारक तत्व कौन से हैं, इन सब चीजों को अच्छी तरीके से जान लेते हैं। तो मैं स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा बहुत पहले डिटेल में बता देता हूं कि अगर हम बात करें विदेश नीति की, तो देखो जैसा कि हम लोगों को पता है कि व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947 कि 1947 में जब हमारे को आजादी मिली थी, तब से लेकर आज तक विश्व व्यापक रूप से बदल चुका है। यानी कि बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं और इस दौरान अमेरिका सोवियत संघ के द्विध्रुवीय विश्व से लेकर अमेरिकी आधिपत्य के साथ में एक ध्रुवीय काल तक के बीच में हमने चीन और अमेरिका के द्विध्रुवीय प्रतियोगिता के बारे में भी पढ़ा है और हमने समझा है। यानी कि हुआ क्या कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पर भी जो है ना दो ध्रुवीय देश हुआ करते थे, यानी कि जिसमें यूएसए और यूएसएसआर, इनके बीच में जो है युद्ध चलते थे। इनके बीच में जो है पूरे का पूरा विश्व युद्ध चल रहा था। और उसके बाद में जब यूएसएसआर खत्म हो गया तो अमेरिका जो है इकलौती महाशक्ति बन गया, ये अकेला अपने आप में पावर में आ गया, ये भी हमने पढ़ा था, है ना। तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो अब एक्चुअल में बात आती है कि जो विदेश नीति है, ठीक है, विदेश नीति का मतलब क्या होता है। तो देखो विदेश नीति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्या होता है, एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जहां पर अलग अलग कारक यानी कि अलग अलग देश जो है अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रकार से एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कभी देखो अमेरिका ने जो यूएसए को प्रभावित किया, कभी यूएसए ने कभी जो है यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ को प्रभावित किया, कभी सोवियत संघ ने अमेरिका को प्रभावित किया, है ना। तो इसी तरीके से जो है देश एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, प्रभावित करते रहते हैं। और प्रत्येक देश की सरकार अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए, जैसे हमारा इंडिया है, ठीक है, तो अपने जो राष्ट्रीय हित होंगे उनको ध्यान में रखते हुए जितने भी राज्य होंगे, बाहर के राज्य, मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम राज्य यानी कि देश को बोलते हैं, कि उनको ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों के साथ में संबंध जो है यानी कि रिलेशन जो है वो स्थापित करते हैं ना, रिलेशन स्थापित करते हैं। और वह उस देश की विदेश नीति कहलाती है। फिर वो जो निश्चित उद्देश्य के आधार पर कोई भी चीजें जो रिलेशन है वो निर्धारित करेंगे और उसी को हम क्या बोलेंगे, किसी भी देश की विदेश नीति के नाम से हम जानेंगे। तो ये तो हो गया मेरे शब्दों में जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम समझेंगे कि विदेश नीति जो इस वाले चैप्टर के अंदर आपको दे रखी है वो किस तरीके से आपको बताई गई है, वो मैं आपको समझा देता हूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो इसका इंट्रो है, तो ये हम छोड़ देते हैं, हम चलते हैं थोड़ा नीचे, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है कि आखिर विदेश नीति होती क्या है। अब विदेश नीति की परिभाषा, तो यहां पर जो है वॉल्टर ने जो है विदेश नीति की परिभाषा दी है। वो कैसे दिया, उन्होंने क्या बोला कि किसी भी देश की विदेश नीति को उसके हितों को बढ़ावा देने वाली और राष्ट्रीय हित में निहित शब्दावली से जाना जाता है। वही सिंपल मैंने आपको साधारण शब्दों में बताया कि विदेश नीति का तात्पर्य होता है कि कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हितों को रखते हुए किसी दूसरे देश के साथ में जब संबंध बनाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, विदेश नीति कहा जाता है। अब विदेश नीति के निर्माण के दौरान में जो करता और अपने राष्ट्रीय हित को ही केंद्र में रखता है। देखो विदेश नीति निर्माण करने का सबसे पहला वो जो उद्देश्य है और सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि जब भी विदेश नीति निर्धारित की जाएगी तो सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हित को ही केंद्र में रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद देखते हैं विदेश नीति की चुनौतियां क्या क्या हैं। अब भाई विदेश नीति तो चलो बनाने की बात कर दी गई है, अब इसके बीच में कोई ना कोई चुनौती भी तो आएगी, किसी ना किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसके पीछे बहुत सारे कारक हैं। सबसे पहला वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण आपको पता है जिसको हम भूमंडलीकरण भी कहते हैं, है ना, भूमंडलीकरण, और इसी को हम अंग्रेजी में जो है ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। अब वैश्वीकरण के आने से क्या हुआ कि सीमाओं का अंत हो गया, क्योंकि क्या होता है वैश्वीकरण का मतलब क्या हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह तक यानी कि एक सीमा से दूसरी सीमा तक व्यक्ति, वस्तु, विचार, पूंजी का आदान प्रदान वैश्वीकरण कहलाता है। तो ये सबसे पहला एक कारण है, ये चुनौती है कि भाई जो है सीमाओं का अंत हो चुका है, वैश्विक व्यवस्था में बदलाव आ चुके हैं और विश्व का द्विध्रुवीय से बहुध्रुवीय की ओर बढ़ना। क्योंकि पहले जो है विश्व क्या था, दो भागों में बटा हुआ था ना, यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है। अब जब यूएसएसआर चला गया तो विश्व क्या बन गया है, बहुध्रुवीय बन गया है। और जलवायु परिवर्तन जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है, ये आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है ना। और आतंकवाद, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये चुनौतियां हैं। आप कैसे करोगे, अगर आपको अपना आंसर बनाना है, बढ़िया बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, तो आपको सिंपली एक ही चीज करनी है। वो क्या करनी है मैं आपको बता देता हूं। आपको ना सबसे पहले पॉइंट्स बनाने हैं। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट। एक डायग्राम बना सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे डायग्राम बनाओगे आप। जैसे सपोज मैं इसको पहले
मिटा देता हूं एक बार, ठीक है। देखिए अब आपके पास में क्या होगा, आपको आंसर बढ़ाने के लिए आपके पास में बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है आपके पास में। तो आप अपना आंसर कैसे बढ़ाएंगे? देखो, विदेश नीति की चुनौतियां, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है एक ऐसे तरीके से जो है एक मिनट, हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम लोग लिख लेंगे जैसे विदेश नीति की चुनौतियां हैं, तो हमने ऐसे करके लिख दिया चुनौतियां, ठीक है, अपना आंसर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। उसके बाद में हमने क्या करा, इसका हमने एक छोटा सा डायग्राम बना लिया, ठीक है, इस तरीके से जो भी हमारी चुनौतियां हैं वो हमने इस तरीके से यहाँ पर वो कर दी, ठीक है, मेंशन कर दी। और हम क्या करेंगे, जो चुनौतियां थी हमने वो वहां पर हम यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे वैश्वीकरण है आपका पहला, है ना, हमने लिख दिया वैश्वीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण हो गया पहला। दूसरी हमने चुनौती लिख दी यहाँ पर जो है बहुध्रुवीय बन जाना, है ना, बहुध्रुवीय हो जाना विश्व का, ठीक है। तीसरी लिख दी हमने इसमें जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ठीक है ना, ये आपने पॉइंट बना दिया। और एक पॉइंट आपका इसके अंदर और आ गया, वो कौन सा आ गया आपका, वो आ गया आपका आतंकवाद। कौन सा? आतंकवाद, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि भाई आपके पास में जो है ना एक मौका मिलेगा कि आपने पहले एक डायग्राम बनाया बढ़िया सा, इसको थोड़ा साफ बनाना, ये तो मेरे से थोड़ा, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, तो इस तरीके से आपने बना दिया चुनौतियां और पहला वैश्वीकरण, बहुध्रुवीय विश्व और जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद। अब क्या करो, आप जो अपने आंसर को और बड़ा करने के लिए आप इनको थोड़ा थोड़ा 2-3 लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर दीजिए लिखकर, ठीक है ना, तो जिससे क्या होगा, आपका आंसर और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर कि विदेश नीति निर्माता कौन है, तो ये सब चीजें आप मेंशन कर दो, क्योंकि ये आपको जो है इंट्रो और फिर उसके अंदर पॉइंट्स बनाओगे ना, जितने ज्यादा पॉइंट्स आपके दिखेंगे उतना ज्यादा अट्रैक्टिव आपका जो है आंसर लगेगा। अब विदेश नीति के निर्माता में विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं की भूमिका होती है और यह विदेश नीति के निर्माण को अपने स्तर से प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे राज्य और उनकी सरकारें और गैर सरकारी संगठन है, तो ये सब कौन है, विदेश नीति के निर्माता होते हैं, ठीक है ना। राज्य और उनकी जो सरकारें हैं वो विदेश नीति के निर्माता कहलाते हैं। अब बात आती है जो हमारा एक्चुअली जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, हम उसका आंसर कैसे देंगे और क्या हमसे पूछा जाएगा पेपर के अंदर। तो भैया पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत की विदेश नीति है उसके अंतर्राष्ट्रीय निर्धारक क्या है, घरेलू निर्धारक क्या है, इनको भी आप देख सकते हो, है ना। उसके बाद में आपके जो इसके सिद्धांत हो गए, इसकी आवश्यकता क्यों है, विदेश नीति की आवश्यकता में क्यों पड़ती है, इसके उद्देश्य क्या है ना, तो ये सब चीजें हमारे को देखना है। अब सबसे पहले इसमें हमारा पॉइंट आ रखा है कि किसी भी देश की विदेश नीति जो है आंतरिक और बाहरी दोनों ही कारकों से प्रभावित होकर निर्मित की जाती है। आपको पता होगा अगर हमें कोई भी एक विदेश नीति तैयार करनी है तो हम आंतरिक यानी कि पूरे देश की बात करें और बाहरी यानी कि दूसरे और बाहर के देशों की बात करें, इन दोनों के कारकों से ही प्रभावित होकर जो है विदेश नीति तैयार की जाती है। अब इसके अंदर जो है यथार्थवाद, उदारवाद और रचनात्मक, ये घरेलू कारक इसमें शामिल होते हैं। अब यथार्थवाद का मतलब क्या, रियलिज्म, आपको पता होगा, है ना, कि यानी कि वास्तविकता को इसमें लिया जाता है। उदारवाद यानी कि दयालुता का लिया जाता है। रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी को लिया जाता है। अब भारत की विदेश नीति के निर्माण में आधारभूत तत्व के रूप में राष्ट्रीय चरित्र, राजनीतिक परंपराएं और भौगोलिक स्थिति, आर्थिक विकास, घरेलू परिवेश, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश और सैन्य शक्ति, ये सब शामिल है। ये भी इसके पॉइंट है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भारत की विदेश नीति के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निर्धारक बताइए, तो इनको भी आप पॉइंट में पहले कोई डायग्राम बना लीजिए, इस तरीके से डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है। ऐसे आपने डायग्राम बनाया, आपने एक, उस डायग्राम में आपने पॉइंट मेंशन किए, फिर उन पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन कर दिया, इलेबोरेट कर दिया 2-3 लाइन के अंदर। तो थोड़ा आपको क्या होगा, आपको जो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ जाएगा कि हाँ भाई चलो हम कुछ लिख कर आए हैं, ना। अब भारत की विदेश नीति का जो निर्माण है, भारत में जो विदेश नीति का निर्माण है वो कैसे है, क्या है, इसको हम जानते हैं। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि भारत में विदेश नीति का जो निर्माण है, इसके अंदर जो हमारा पहला पॉइंट है वो है समसामयिक। समसामयिक स्थिति जो है हमारी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंटेम्पररी। कंटेम्पररी का मतलब होता है एक ही समय में, है ना, कि कोई भी समय के कालीन में। इस स्थिति के अंदर विश्व व्यवस्था के बदलते स्वरूप और बढ़ती प्रतियोगिता और जटिल अंतर्निर्भरता, अनिश्चितताओं और बढ़ती अव्यवस्थाओं और वैश्विक शक्ति में विषमता के रूप में फैली हुई है। अब बात आती है कि इसके अंदर आपको और क्या क्या चीजें लिखनी है। तो देखो, थोड़ा बहुत समझेंगे कि 21वीं सदी में हो रहे जितने ही परिवर्तन है, विदेश नीति के लिए पुनर्विन्यास के लिए उसकी मांग है, यानी कि उसको बदलने की मांग की गई है, और जो राज्यों को और स्वरूप को द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय की ओर बढ़ाने की ओर इंगित कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो अब नकारा भी नहीं जा सकता कि ऐसी स्थिति में भारत अंतर्राष्ट्रीय नियम, आर्थिक स्थिति और सुरक्षात्मकता और राजनीति, व्यापार, इन सभी आयामों से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्माण और आदर्श कानूनी में भागीदारी दिखा रहा है। अब भारत क्या कर रहा है, धीरे धीरे इसकी वजह से ही वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है राजनीति के अंदर, व्यापार के अंदर जो है और कानूनी
तौर पर है, आदर्श में भी जो है अपनी भागीदारी दिखा रहा है। अब भारत ने जो है आपको पता होगा कि जो वसुधैव कुटुंबकम का विचार भी अपनाया। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? संपूर्ण विश्व क्या एक परिवार है ना। सबके विकास की बात की जाएगी, सबके सम्मान की बात की जाएगी, सबको सम्मान दिया जाएगा। तो यहां तक आपने पढ़ लिया। अब बात आती है वही जो मैंने आपको बताया था कि जो इसके एक्चुअल में विदेश नीति का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे पूछे जाएंगे कि भाई विदेश नीति के उद्देश्य बताइए, सिद्धांत बताइए। तो उद्देश्य देखो मैं आपको पहले बता देता हूं कि विदेश नीति के उद्देश्य क्या होंगे। नॉर्मली आप देखो, बिल्कुल जरूरी भी नहीं कि बुक से आपको पढ़ना है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। बस पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए, है ना, शांति और सुरक्षा, है ना, शांति और सुरक्षा के लिए हमारे को जो है इसका उद्देश्य है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए, है ना, विवादों को निपटाने के लिए। तो ये आप आराम से लिख सकते हो, विवादों को निपटाने के लिए हो गया। फिर सभी राज्य और राष्ट्रों के बीच में जो है समानतापूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए, है ना, संबंध बनाए रखने के लिए, ये भी आप बोल सकते हो। उसके बाद में आप लिख सकते हो अंतर्राष्ट्रीय कानून जो होते हैं उनके प्रति विभिन्न राष्ट्रों के जो संबंध होते हैं उनके बीच में जो है ना एक आस्था बनाए रखना, है ना, आस्था बनाए रखना। तो आप बस थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट भी याद रख लोगे तो भी आपके लिए बहुत हो जाएगा। और उसके बाद में जो है समझौता करने के लिए, ये जितने भी जो देश हैं उनमें अगर लड़ाइयाँ होती हैं, कुछ होता है तो उसमें हम समझौता करने के लिए भी इसकी हमें आवश्यकता होती है ना। और उपनिवेशवाद का विरोध करना, साम्राज्यवाद का विरोध करना, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके पॉइंट बन जाएंगे आपके, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिए हैं। बाकी हम लोग जो अभी बुक में दिया हुआ है, एसओएल की बुक है तो सिंपल सी बात है, अच्छी दे रखी है। तो इसमें क्या दे रखा है हम वो देखते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है, ये 3 चरण दिए गए। तो पहला चरण क्या है? गांगुली ने बोला है उनके अनुसार नेहरू जी द्वारा शिल्पकृत किया गया कि इसे भारतीय विदेश नीति के आदर्शवादी चरण के रूप में उल्लेख किया गया है। आदर्शवादी चरण पहला। दूसरा, भारत की विदेश नीति का अहम चरण है, इसे भारत चीन के युद्ध के बाद में भारत विदेश नीति का स्वयं को मजबूत बनाने की ओर अग्रसर करने के रूप में देखा जाता है। तीसरा, शीत युद्ध के बाद भारत की विदेश नीति आर्थिक यथार्थवादी की ओर, यथार्थवाद रियलिज्म की ओर अग्रसित होती है। तो ये आपको जो भी चीजें बताई गई हैं, अब जो इसके अंदर जो पॉइंट है, देखो इसको हम थोड़ा स्किप कर लेते हैं, ठीक है। जो इसकी विशेषताएं हैं, तो मैंने ऊपर आपको जो पॉइंट बता दिए ना, उसके जो उद्देश्य क्या क्या है। अब इसकी विशेषता देखो, भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता का नेतृत्व करना। तो भारत ने 2 दिशाओं में अपनी भूमिका निभाई है और उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में भारत की अग्रणी भूमिका, कि भारत चाहता है कि भाई जितने भी जो ऐसे देश हैं जो कि दूसरे देश पे गुलाम हो चुके हैं, तो वो किसी भी महाशक्ति में ना जाकर जो है अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाएं, है ना। अब भारत की विदेश नीति के प्रथम चरण की प्रमुख विशेषताओं में जो परमाणु अप्रसार संधि, संयुक्त राष्ट्र को पाक के मुद्दे पर शांतिपूर्ण वार्ता और प्रस्ताव, ये सब चीजें इसके अंदर शामिल है। फिर 1962 के बाद में जो भारत काफी व्यवहारिक पक्ष पर जो है जोर दे रहा है, जैसे सैन्य क्षेत्र के अंदर आधुनिकीकरण, है ना। तो ये सब चीजें आपने यहाँ पर पढ़ लोगे। उसके बाद में यहाँ पर जो तीसरे चरण में बताया गया कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, है ना, सोवियत संघ का विघटन हो गया, खाड़ी उससे भारत में वित्तीय संकट आए। तो ये सब वैसे तो आपको लिखने की जरूरत है नहीं इसके अंदर, जितना मैंने अभी आपको ऊपर बताया उद्देश्य वाला वो आपको करना है। उसके बाद में हम इसको थोड़ा आगे चल लेते हैं कि इसके सामने चुनौती कौन कौन सी आ रही है। चुनौती की अगर हम बात करें तो 2014 से लेकर 2023 के अब तक जो है कौन कौन सी चुनौती यहाँ पर देखने को मिलती है। तो 2014 में भारत की विदेश नीति को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक नई दिशा दी गई। अब मोदी लहर आई, TSU नमो, अब केवल प्रत्यक्ष रूप से भाजपा की चुनाव में व्यापक विजय से रूप से व्यक्त होती है, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा विदेश नीति में बदलाव के रूप में छाप देखी जा सकती है। आपने देखा होगा कि विदेश नीति जब से यानी कि 2014 से लेकर बहुत सारे हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो बहुत अच्छे मजबूत हुए हैं, यानी कि भारत जो है विदेशों में जाकर जो अपने संबंधों को बनाया जा रहा है ना। तो सबसे क्या कर रहा है, हम कनेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल, और सबसे कनेक्ट करने की वजह से क्या होगा कि हम बीच में बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो विदेश नीति बहुत जरूरी होती है कि अगर हम कोई भी कार्य करें तो कोई भी बाहर से आकर जो हमें डिस्टर्ब ना कर सके। अब इसी में देखा होगा आपने कि जो भारत ने ना चाइना के साथ में भी एक पंचशील समझौता अपनाया था, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, पंचशील समझौता। अब पंचशील समझौते में क्या बात बोली गई थी, तो सबसे पहले इसमें 5 चीजों के बारे में याद रखना। आपको क्या करना है कि भाई संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना है, आपसी गैर आक्रामकता, मतलब एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करना है, और एक दूसरे के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सम्मान और पारस्परिक लाभ जो है एक दूसरे को देंगे, और पूर्ण शांति की बात यहाँ पर की गई थी। तो ये 5 चीजें यहाँ पर बोली गई है, किसके अंदर, पंचतत्व के अंदर बोली गई है, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग, ये बहुत बार पूछा जाता है पंचशील जो है, पंचतत्व जो है वो क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद इस लेसन में आपको ये अब आपको समझ में आ चुका होगा अच्छी तरीके से। थोड़ा हम और देखते हैं कि जो इसकी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती कौन कौन सी है, देखो कि भाई समस्यागत राजनीति विकास में पड़ोसी देशों की भूमिका। सबसे पहली बात है जो समकालीन विश्व है इसके अंदर ना पड़ोसी देशों की भूमिका होती है, जैसे चीन का उदय,
पाक का मुद्दा, आतंकवाद, पलायन, नागरिक युद्ध, राजनीति, ये हमारा सबसे पहली चुनौती है। क्योंकि भाई हम तो कुछ भी कर लेंगे पर हमारे पड़ोसी देशों को भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। विश्व गुरु के रूप में वैश्विक नेता बनने की भारत की आकांक्षा ने देश में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने पड़ोसी देशों को प्रतिबंध करना आवश्यक हो गया है। भारत की विदेश नीति बनाने की मूलभूत समझ एक बदलाव के प्रतीक है और भारत स्वयं को विश्व गुरु बनाने की इच्छा रखता है, ना कि वैश्विक शक्ति। वो अपने आप को विश्व गुरु बनाना चाहता है, क्योंकि गुरु क्या होता है, वो सबको सफल होते हुए देखना चाहता है, आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि वैश्विक शक्ति क्या होगी, वहां पर एक तानाशाही बनकर आप जो है पूरी हुकूमत करना चाहते हो, तो भारत ऐसा नहीं चाहता। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर सुरक्षा परिषद के मुद्दों पर गतिरोध। अब सुरक्षा परिषद के अंदर जो 5 स्थायी देश हैं, भारत को तो अब बिल्कुल स्थायी सदस्यता मिली नहीं है, वीटो पावर मिली हुई है उन 5 देशों को, तो वीटो की वजह से भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर जो है भारत क्या चाहता है कि जो सुरक्षा परिषद है इसके अंदर भी क्या हो, सुधार किया जाए, है ना। अब भारत के लिए जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। जलवायु परिवर्तन, भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, सिंपल सी बात है, सबको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज जो है हम लोग बहुत तेज गति से आगे तक विकास करते चले जा रहे हैं। विकास की इस भागदौड़ के अंदर हम लोग जो है पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं। फिर अगर हम बात करें महामारी कि भाई कोविड-19, देखो आपको पता होगा महामारी में सबसे रिसेंटली तो यही है ना कि भाई जो एक ऐसी बीमारी थी, इसने हमारी विदेश नीति को नई दिशा देने के लिए प्रेरित किया ताकि विभिन्न प्रकार के मुद्दों को संबोधित किया जा सके। आज विश्व जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उसके लिए हमें रचनात्मक सुधार करने की आवश्यकता है, जैसे कि जलवायु रणनीति को मजबूत करें। क्योंकि क्या होगा, अगर हमने इन पर ध्यान नहीं दिया तो ऐसी अनेकों महामारी हमारे भारत को और जो है विश्व को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद में आता है एशिया में बदलता सामरिक परिदृश्य, यानी कि जो समकालीन परिदृश्य जो बदला है वो क्या है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अधिक स्थिरता सुनिश्चित करने की मांग के अलावा यह महत्वपूर्ण है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की अवधारणा के आसपास के विवाद आपस में समस्याग्रस्त हैं। अब इंडो पैसिफिक शब्द का प्रयोग जो है वो अलग अलग तरीके से किया गया, अब जिसका अर्थ है विभिन्न देशों के लिए अलग अलग होना। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, आसियान देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी अपनी अवधारणा प्रस्तुत की, सब अपने अपनी यहाँ पर जो है पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। तो ये हमारा 5वां पॉइंट है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारा 6th पॉइंट आता है तो वो ये है कि इसके जो 5 स्तंभ हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, पंचामृत का अर्थ जो है हिंदू पूजा के दौरान 5 प्रकार के खाने का मिश्रण होता है ना। अब वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले 5 चीजें, सम्मान देना, संवाद करना यानी कि बातचीत करना, समृद्ध यानी कि बिल्कुल अच्छी तरीके से साझी संपदा, सब चीजों को बिल्कुल बराबर बांट के रखना, सुरक्षा यानी कि एक दूसरे की सुरक्षा करना, वैश्विक सुरक्षा करना और सभ्यता को बनाए रखना, संस्कृति को जोड़े रखना। तो 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद भारत ने आस पड़ोस पहले पर प्राथमिकता को जोड़ दिया। पहले सबसे पहले क्या हुआ, 2014 में जैसे मोदी आए तो उन्होंने सबसे पहले विदेश यात्राएं स्टार्ट की, सभी दूसरे देशों के साथ में संबंध बनाना स्टार्ट किए, है ना। तो यहाँ इस तरीके से आप जो है समझ सकते हो कि हमारा ये पूरा अध्याय खत्म हो जाता है और इस अध्याय के अंदर जो भी पॉइंट बताए गए इन पॉइंट्स को लिख लो। कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जाए, कोई भी विदेश नीति का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, याद रखना ये जितने आपने पॉइंट्स याद किए, जितने आपने पॉइंट लिखे, इन्हीं को लिख डालना उसके अंदर। ठीक है, आपके पूरे नंबर आएंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगे तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।